नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन की नापाक हरकत। अरुणाचल में कई जगहों के बदले नाम। भारत ने अकल लगाई ठिकाने, कहा भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल। पाकिस्तान से वापस आया भारत का बीएसएफ जवान पीके साहू। अटारी बॉर्डर से हुई वापसी, भारत ने भी छोड़ा एक पाकिस्तानी रेंजर। जस्टिस बीआर गवई का नए सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने संभाला पदभार। जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। और अब समाचार विस्तार से। चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश की है। उसने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदले हैं और भारत ने इस मामले पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने चीन की कोशिशों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के बेतुके प्रयासों से यह सच्चाई नहीं बदलेगी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सच नहीं बदलने वाला है। यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए चीन द्वारा उसके नामों की घोषणा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी भाग है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के व्यर्थ और बेतुके प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के प्रयासों को अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। वहीं इस बीच चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स हैंडल भारत में बैन कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स पर भारत के खिलाफ झूठी खबरें चलाने का आरोप लगा है और इसी वजह से उसके एक्स हैंडल को बैन कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जवान की वापसी अमृतसर के अटारी बॉर्डर से हुई है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत की ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने भारत के दबाव में बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू को गिरफ्तारी से रिहा कर दिया है। और बता दें कि बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू गलती से 23 अप्रैल को फिरोजपुर सरहद पार कर गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें पकड़ लिया था। और बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू जो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे, उनको संयुक्त चेकपोस्ट अटारी अमृतसर के माध्यम से आज भारत को सौंप दिया गया है। यह हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। वहीं इसके बाद भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी कीमत पर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसकी हरकतों के चलते ही हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा और इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सेना ने इस ऑपरेशन में शानदार काम किया है, उसे हमारा सैल्यूट है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा यात्रा में शामिल होकर शिरकत की और देशभक्ति के जयघोष के बीच बच्चों ने 2000 फीट लंबा तिरंगा का प्रदर्शन किया। जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में
दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज नए सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण की है। जस्टिस पीआर गवई अब भारत के नए प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सीजेआई के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज 14 मई को पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। इससे पहले बीते महीने की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। वहीं 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। बता दें कि जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं और आजादी के बाद वे देश में दलित समुदाय से दूसरे सीजेआई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच जयशंकर अब बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जयशंकर की बढ़ी हुई सुरक्षा में विशेष बुलेट प्रूफ कार को शामिल किया है। दिल्ली में उनके आवास के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विदेश मंत्री जयशंकर को पहले से ही Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जो सीआरपीएफ के कमांडो की ओर से प्रदान की जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए 33 कमांडो की एक टीम 24 घंटे तैनात रहती है। विदेश मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद लिया गया है। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद के बीच पंजाब सरकार की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और बीबीएमबी को नोटिस जारी किया है। साथ ही अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। 20 मई तक केंद्र सरकार, हरियाणा और बीबीएमबी को जवाब देना होगा। पंजाब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। पंजाब के अमृतसर जिले में जहरीली शराब ने कई लोगों पर कहर बरपाया है। मजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा कई लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर पंजाब पुलिस के डीजीपी ने भी बताया कि अमृतसर के मजीठा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नकली शराब के कारण हुई दुखद मौतों के बाद पंजाब पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। नकली शराब के धंधे से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें मुख्य सरगना और कई स्थानीय विक्रेता शामिल हैं। ऑनलाइन खरीदे गए मेथनॉल का इस्तेमाल नकली शराब बनाने के लिए किया गया था। पूरे मामले की जांच चल रही है ताकि कार्यप्रणाली का पता लगाया जाए और सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि डीएसपी सब डिवीजन मजीठा और थाना मजीठा के एसएचओ को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। पंजाब पुलिस नकली शराब के नेटवर्क को ध्वस्त करने और लापरवाह अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम सभी दुख में एकजुट हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि न्याय हो और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जाए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने एक बड़े माओवादी विरोधी अभियान में भारी सफलता हासिल की है। करीब 3 हफ्तों तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए 31 नक्सलियों में से 20 की पहचान कर ली गई है, जबकि 11 शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शुरुआत 21 अप्रैल को हुई थी। एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शीर्ष माओवादी नेता हिडमा माडवी और कुछ अन्य बड़े कमांडर इस इलाके में देखे गए हैं और इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया और इस बड़े अभियान में
25,000 से भी अधिक सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया था। सुरक्षा बलों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से भी मदद मिली, जिससे नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने और ऑपरेशन को प्रभावी बनाने में सहायता मिली। गृह मंत्रालय भी इस पूरे अभियान के दौरान लगातार संपर्क में था और इस ऑपरेशन के लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया था। बता दें कि इस सफल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा। इस अभियान के तहत 3 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए और वहीं 6 अन्य को भी मामूली चोटें आई हैं। इस बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता निश्चित रूप से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद पंजाब के सरहदी इलाकों में भी स्थिति सामान्य होने लगी है। फाजिलका, फिरोजपुर, अमृतसर समेत अन्य सरहदी इलाकों में स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। सरहदी इलाकों के डिप्टी कमिश्नरों की ओर से इस संदर्भ में आदेश भी जारी किए गए। सरहद पर केवल उन स्कूल और कॉलेजों को अभी बंद रखा गया है जहां भारतीय सेना की टुकड़ी रुकी हुई है। इसके अलावा राज्य के हर जिले में बाजार, दुकानें, कार्यालय, स्कूल और कॉलेज नियमित तौर पर खुलने लगे हैं। एहतियात के तौर पर रात के समय सरहदी इलाकों में कुछ जगहों पर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल किया जा रहा है। वहीं फिरोजपुर के सीमावर्ती गांव भानेवाला में भी आज सरकारी स्कूल खुल गए, लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम दिखी। गांव भानेवाला स्थित सरकारी स्कूल में लगभग 10% बच्चे पहुंचे। यही हाल सरहदी गांव के बाकी स्कूलों का भी है, क्योंकि बहुत से परिवार भारत पाक के बीच चल रहे तनाव को लेकर अपने बच्चों और कीमती सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। युद्ध विराम के बाद भी अभी वह लोग अपने घरों तक वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक पूर्ण तौर पर युद्ध विराम नहीं होगा तब तक वे घर नहीं लौटेंगे। अब बच्चों की संख्या स्कूलों में बहुत कम देखी गई है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।